अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। लास्ट लेक्चर में हमने प्रायोरिटी स्केजुलिंग पढ़ा था और उससे पहले मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम के बारे में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, सबसे पहली बात कि ये यूज़ कहाँ पर होता है। मल्टीटास्किंग में यूज़ होता है। अब मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है ये कंटेक्स्ट स्विचिंग की तरह। देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, ये मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में कि कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। अब इसमें हमें लगता है कि ये पैरेलल काम हो रहा है, लेकिन ये पैरेलल काम नहीं होता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे जैसे एक प्रोसेस रन हो रहा है, वो वहाँ पर ख़त्म हो और उससे आगे दूसरा प्रोसेस रन हो, तो हमें ऐसा लगता है कि उसी टाइम ये काम हो रहा है, कोई इसमें टाइम नहीं लगा, कोई कुछ हुआ नहीं है, तो ये साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी ये लैपटॉप है, इसके ऊपर हमने ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन किए होते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर एक हमारे पास मेन पे होता है जो हमारा यूज हो रहा होता है और बाकी बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं। ये नहीं कि वो वहां पर वैसे ही पड़े होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा होता है, वो अपना जो काम है वो जारी रखते हैं, तभी वो बैकग्राउंड पे रन रहते हैं। अगर उनको टाइम ना मिल रहा हो तो वो बैकग्राउंड पे रन नहीं हो सकता। अब ये है बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की तरह ही, लेकिन इसमें यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम मतलब एक हमें टाइम दिया जाता है, एक लिमिट दी जाती है, तब तक जो प्रोसेस है वो अपना सीपीयू पे काम कर सकता है। जो उसको बस टाइम जो भी उसे रिक्वायर होता है वो अपना काम कंप्लीट करता है। अगर उस टाइम पे वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता तो उससे फोर्सफुली ले लेते हैं सीपीयू एंड एलोकेट कर देते हैं किसी और को, जिसकी भी नेक्स्ट रेडी क्यू में बारी होती है, और फिर उसको हम जो जिससे सीपीयू लिया जाता है उसको हम वापस रेडी क्यू में भेज देते हैं। कि इसमें आप लोग साथ रेडी क्यू मेंटेन लाजमी कीजिएगा। अगर ना भी करें तो कुछ मसला नहीं है, अगर आप रेडी क्यू साथ यूज करेंगे तो गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव मतलब हम इसको फोर्सफुली रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसके 5 प्रोसेस दिए हुए हैं, अराइवल टाइम और बस टाइम भी दिया हुआ है। अब हमने इसका गैंट चार्ट बनाना है। ये इस तरह एक सर्कुलर वे में काम करता है। इसका क्राइटेरिया जो है, और ये अराइवल टाइम और टाइम क्वांटम दोनों को देखता है, ये सिर्फ एक चीज को नहीं देखता। ये अराइवल टाइम, जो उसका अराइवल टाइम होता है उसको, और उसका जो टाइम क्वांटम होता है उसको, दोनों को ये आपस में देखता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। देखिए अराइवल टाइम, सबसे पहले हमारे पास अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे कौन सा प्रोसेस आया है वो है P1। P1 ने कितना बस टाइम लेना है 8, लेकिन हमें उसको कितने देने हैं, ओनली 3 जब हम देंगे तो इसके इधर रह जाएंगे 5। P1 का बस टाइम 5 रह जाएगा क्योंकि आपने उसने 3 कंप्लीट किया और इससे सीपीयू हमने ले लिया। अब जो इसने 3 कंप्लीट किया, हमने देखना है इस बीच में कोई हमारे पास प्रोसेस आया है रेडी क्यू में। देखें किसी का अराइवल टाइम 1, 2 या 3 है, P3 का अराइवल टाइम 1 है, तो वो भी रेडी क्यू में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 किसी का नहीं है और 3 भी किसी का नहीं है, तो P3 जो है ये आ गया हमारे पास रेडी क्यू में। लेकिन क्योंकि P1 जो था उसने सिर्फ अपने 3 कंप्लीट किए और उससे हमने ले लिया सीपीयू को, तो अब उसने रेडी क्यू में जाना है, तो वो P3 के बाद रेडी क्यू में चला गया क्योंकि उससे पहले हमारे पास P3 आ चुका था। P3 1 पे आया है और ये इसको हम 3 पे इसको निकाला हमने, तो इस वजह से P1 P3 के बाद आएगा। अब नेक्स्ट बारी हमारे पास P3 की आती है। अब P3 ने अपने 7 कंप्लीट करने हैं, लेकिन इसको टाइम वही मिलेगा 3। इधर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि टाइम क्वांटम कितना है। इधर मैंने 3 रखा हुआ है, इस वजह से 3 यूनिट ऑफ टाइम तक सीपीयू को यूज करना है, तो इसने अपना कंप्लीट किया और 3 प्लस जो आगे 3, तो इसने 6 कर लिए। अब इसके 4 रह गए। अब 6 तक, 0 से लेके 6 तक, मतलब 0 से 3 तक तो पहले सिर्फ एक प्रोसेस अराइव हुआ था। अब 3 से 6 तक कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है? किसी का अराइवल टाइम 4, 5 या 6 है, तो यस है। एक हमारे पास P2 है जिसका अराइवल टाइम 5 है, एक हमारे पास P4 है जिसका अराइवल टाइम 6 है। सबसे पहले P1 के बाद तो हमारे पास आ जाएगा P2 क्योंकि इसका अराइवल टाइम 5 है। अब इसमें कोई मसला ही नहीं है कि कौन पहले आएगा कोई कौन बाद में, तो हम
P1 के बाद P2 रख देंगे। लेकिन जो P4 है इसका अराइवल टाइम 6 है और P3 जो है ये इससे जब CPU लिया जा रहा है तब भी इसका भी 6 है। तो अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? अब या तो आप P3 एंड देन P4 लिख सकते हैं या P4 एंड देन P3 लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा P4 पहले और P3 बाद में। तो P4 पहले लिख लिया और P3 बाद में लिखा। देखिए मैं साथ रेडी क्यू मेंटेन कर रहा हूँ इस जगह पे, और जो जो हो रहे हैं परफॉर्म उनके ऊपर ये ब्लैक लाइन मैं लगा रहा हूँ ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो बाद में कि अब नेक्स्ट बारी किसकी होगी। अब नेक्स्ट देखिए P1 की बारी है। P1 ने 6 से 9 तक CPU को यूज किया और उसकी जो बस टाइम था उसमें क्योंकि उसने 3 और यूज कर लिए और पीछे उसके रह गए 2, बस टाइम उसका टोटल 2 रह गया। अब नेक्स्ट बारी हमारे पास P2 की आती है, लेकिन फिर उससे पहले हमने देखना है कोई ऐसा प्रोसेस है जो रेडी क्यू में आया हो। तो हमारे पास P5 है वो 8 पे आया, उसका अराइवल टाइम 8 है। P5 को रेडी क्यू में लेके आ जाना है और इसके बाद हमारे पास P1 आ जाएगा। तो P5 और P1, P2 ने अब अपना काम करना है तो P2 को एलोकेट हो जाएगा CPU और उसने अपने 2 यूनिट ऑफ टाइम तक CPU को यूज किया और उसका जो बस टाइम था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उसको 3 लाजमी दिए जाए जबकि उसको जरूरत 2 की है। उसको जितनी जरूरत है उसको उतने ही मिलेंगे, चाहे अगर कम होंगे तो हमने उसको कम दे के नेक्स्ट वाले को आगे यूज कर लेना है, लेकिन अगर उसके ज्यादा होंगे तो हमने उसको उतने दे के और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो उसके साथ वो रेडी क्यू में चला जाएगा कि उसने इतने काम परफॉर्म कर लिया, बाकी इतना करना है, इस वजह से वो रेडी क्यू में जाकर वेट करेगा। इसके बाद P2 भी हो गया हमारे पास। अब P4 की बारी आएगी। P4 ने 3 करने थे, टोटल उसके 3 थे और उसने जो यूज करना है CPU को वो भी 3 बस टाइम तक करना है और क्वांटम टाइम भी 3 है हमारे पास। तो हमने P4 को एलोकेट किया, उसने अपना जो 3 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट किया और P4 ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया। P4 के बाद हमारे पास आ जाएगा P3। अब P3 ने जो देखिए पहले 4 उसने 7 करने थे, 3 उसने कंप्लीट कर लिए, अब उसके रह गए 4। P3 को अब दोबारा जब मिला तो उसके 4 थे, अब उसने 3 और कंप्लीट किए। तो देखिए 17 तक उसने अपने 3 कंप्लीट किए, पीछे उसका 1 रह जाएगा तो उसने अपना 1 कंप्लीट कर लिया और P3 दोबारा से वापस आ जाएगा क्योंकि उसने अभी तक अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ। P5 अब यूज करेगा। P5 ने अब यूज करना है तो उसके जो बस टाइम है वो है 5, तो उसने 3 तक यूज करना है। टाइम क्वांटम 3 है तो उसने 3 यूज किए और दोबारा उसका जो रह गया वो रह जाएगी 2। इसके साथ हमारे पास P1 के जो है वो 2 रहते हैं तो P1 ने अपने 2 कंप्लीट करने हैं। देखिए यहाँ पर P5 ने अपने 3 कंप्लीट किए, उसके बाद P1 ने अपने 2 कंप्लीट किए और P1 कंप्लीट हो गया। अब पीछे रह गया हमारे पास P3 और P5, 2 रह गए हमारे पास। P3 ने अपना 1 कंप्लीट किया यहाँ पर तो P3 भी कंप्लीट हो गया और रेडी क्यू से निकल चुका है। अब हमारे पास पीछे रह जाएगा P5। P5 के 2 रहते थे, उसने अपने 2 बस टाइम कंप्लीट किए और वो भी अब रेडी क्यू से निकल गया। अब रेडी क्यू एम्प्टी हो गया हमारे पास। अब मैं इसका आपको रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, आगे टर्न अराउंड टाइम, इन सारी चीजों के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंप्लीशन टाइम देखते हैं। कंप्लीशन टाइम में अब वो चीज देखनी है जहां पर उसने जाकर कंप्लीट किया। देखिए अब आप राइट साइड से स्टार्ट करें, इस साइड से आप गैंट चार्ट को देखेंगे तो P1 ने कंप्लीट कब किया? 22 पे, तो 22 पे उसने कंप्लीट कर लिया। अब हमने देखना है P2 ने कब कंप्लीट किया। P2 ने 11 पे कंप्लीट किया, उसका कंप्लीशन टाइम 11 हो गया। P3 ने 23 पे, P4 ने 14 पे और P5 ने 25 पे। तो ये इसका कंप्लीशन टाइम इधर साथ मैंने लिख दिया। अब आते हैं इसके टर्न अराउंड टाइम पे। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखिए P1 का 22 है और अराइवल टाइम इसका 0 है, तो अब इसका जो टर्न अराउंड टाइम था 22 माइनस 0 इक्वल टू 22। इसी तरह कंप्लीशन टाइम 11 माइनस 5 6 इसका आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह 23 माइनस 21 इक्वल टू 22 और इसी तरह 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 और इसी तरह 25 माइनस 8 इक्वल टू 17। तो इस तरह हम टर्न अराउंड टाइम निकलते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग वेटिंग टाइम पे आते हैं। वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं? देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ये हमारे पास होता है वेटिंग टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 22 है और इसका बस टाइम 8 है, इसको दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 14। इसी तरह 6 माइनस 2 ये हमारे पास 4, इसका वेटिंग टाइम आ गया। 22 माइनस 7 इक्वल टू 15। इसी तरह 8 माइनस 3
इक्वल टू 5 और 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। देखिए हमने जो इसका ओरिजिनल बस टाइम है वही लेना है, हम जो यूज़ करते हुए आए थे और हमने उसको कट किया था, पहले 5 रह गए फिर 2 रह गए, इस तरह हमने इसको सिर्फ ओरिजिनल ही लेना है, हम दूसरे वालों को नहीं यूज़ करेंगे। वेटिंग टाइम हो गया हमारे पास, रिस्पॉन्स टाइम पे आते हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास वो होगा फर्स्ट रिस्पॉन्स जब मिला और माइनस हम लोग कर लेंगे अराइवल टाइम। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स P0 कब मिला, 0 पे, और इसका अराइवल टाइम भी 0 है तो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 0 होगा। P2 को रिस्पॉन्स पहला जो है वो 9 पे मिला है और इसका अराइवल टाइम 5 है, 9 माइनस 4 5। इसी तरह P3 को पहला रिस्पॉन्स 3 पे मिला है लेकिन इसका अराइवल टाइम 1 है तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। इसी तरह फिर हमारे पास P4, उसको पहला रिस्पॉन्स 11 पे मिला है लेकिन वो आया 6 पे, 5 उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। और इसी तरह P5 है, इसको 17 पे मिला, आया 8 पे आया तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 9 हो जाएगा। तो ये इसका रिस्पॉन्स टाइम था। अब एवरेज के लिए हम लोग उसको सम करते हैं, टोटल उसके जितने भी हमारे पास आ जाता है और डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस पे। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है तो उस पर हमने डिवाइड कर दिया। देखिए कंप्लीशन टाइम की एवरेज हमारे पास 19 आ गई और इसी तरह टर्न अराउंड टाइम की हमारे पास 15 और वेटिंग टाइम की 10 और बाकी रिस्पॉन्स टाइम की 4। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में आ जाते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है यहाँ पर जो है वो है P1। अब इसने अपना यहाँ तक CPU पे काम किया, अब इसे आगे जो ये वाली ब्लैक है इसका मतलब है कि इसे अब यहाँ पर किसी IO ऑपरेशन की जरूरत है, इसने कोई IO ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी डिवाइस के लिए, ये वेट करेगा। अब इधर से कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी इस जगह पे। देखिए हमें पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी हो जाती है लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है। दूसरा प्रोसेस जो है वो इधर से स्टार्ट होगा, इसने अपना इधर काम किया, अब इसने अब इसको भी आगे जरूरत थी किसकी, IO ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो इसने भी अपने IO ऑपरेशन परफॉर्म करने थे तो इधर से कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, तो इस साइड पे स्विचिंग हुई, इधर हो गया और इसी तरह फिर इसने कंप्लीट किया, फिर इधर आ गया और इसने फिर अपना कंप्लीट किया। तो ये देखिए ये स्विचिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। जो इसका एडवांटेज है हमारे पास राउंड रॉबिन का, वो ये है कि ये हमारे पास एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट एल्गोरिदम है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के लिए। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज वो ये है कि वो ये बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की तरह। बस डिफरेंस क्या है, टाइम क्वांटम का। अब टाइम क्वांटम एल्गोरिदम अगर हम इसको टाइम ज्यादा दे दें, जहां पर मैंने 3 टाइम क्वांटम दिया था, अगर हम इसको 10 दे दें तो देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ पर टाइम क्वांटम 3 की बजाय 10 दे देते हैं, जैसे टाइम क्वांटम इंक्रीज कर देंगे जो गैंट चार्ट होगा वो बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की तरह बन जाएगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज इसका ये है कि ये हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम जो है ये बेस्ट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमें देता है। तो ये थी हमारे आज तक की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।